Hello friends, in last video we have discussed about throttling process. Throttling तक हमने complete कर लिया था. We have discussed about the application of SFEE in some practical devices. Okay, so we have completed up to throttling devices और throttling device में हमने SFEE को apply करके जो हमने result निकाला था that the enthalpy remains constant during a throttling process. कि जो इंथैल्पी होगा H1 बेसिकली इक्वल्स टू S2, ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था. नाउ ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट थ्रॉटलिंग इज एन आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस. तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि आइसो इंथैल्पिक होगा. वाई इट इज़ आइसो इंथैल्पिक? द रीजन इज हमने डिराइव किया था एंड जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था दैट H1 इक्वल्स टू S2, तो वी हैव डिराइव्ड दिस दैट इट इज एन आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस. नाउ द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज थ्रॉटलिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर. ये भी हमने डिराइव किया था. ठीक है कि ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग डिवाइसेस द प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस. ओके, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज थ्रॉटलिंग इज एन इररिवर्सिबल adiabatic process. It is a highly irreversible process, okay, due to the friction effect basically in throttling devices. If there is a friction, then definitely it will create a irreversibility. Okay, we will discuss in the chapter of available energy and irreversibility that friction is responsible for internal irreversibility. Okay, wherever friction is there, it will definitely create irreversibility. Okay, so throttling is irreversible adiabatic process. If it is an irreversible process, then entropy will increase. Okay, so these are some basic observations, or we can say the key points or not points about throttling device or throttling processes. Okay, so next is regarding the free expansion. So next topic is about, we will discuss about free expansion here. तो देखिए फ्री एक्सपेंशन को हम बेसिक डायग्राम से समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे I am drawing a cloth system. I can draw a cloth system like that. Okay, so in this cloth system, this is a partition basically. On the left hand side, this is basically gas. Okay, यहाँ मैं ideal gas ले रहा हूँ. Okay, and on the right hand side here, I am assuming vacuum to be here. On the right hand side there is vacuum. Okay, now on the left hand side on the piston the gas pressure is acting. Okay, यहाँ पे गैस प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर. It will exert some force. Now on the right hand side, as the vacuum is there, so there is no restriction and this piston will move towards right very fast क्योंकि कोई restriction नहीं है. तो that's why the free expansion और गैस जो है वो expand करेगा. तो इसको हम बोलते हैं unrestrained expansion, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, यदि इधर भी कुछ वर्किंग फ्लूइड होता तो दैट विल अपोज दिस एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ तो वैक्यूम है, कुछ भी अपोजिशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट्स वाई इट इज अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन. तो फ्री एक्सपेंशन का दूसरा नाम है ये अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन. ओके, तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. देखिए, द एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज नॉन एज फ्री एक्सपेंशन. तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो वैक्यूम के अगेंस्ट है. दिस इज फ्री एक्सपेंशन एंड इट इज अ केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाई इट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस? देखिए, जब यहाँ पे ड्यू टू दिस गैस प्रेशर द पिस्टन विल हिट टूवर्ड्स हियर. नाउ if we want that it will regain its position automatically, then it is not possible. कि हम चाहें कि दोबारा ये पिस्टन उसी पोजीशन पे आ जाए विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये अपने आप वापस उसी स्टेट को अक्वायर नहीं कर सकता. दैट्स वाई इट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, इट इज हाईली इररिवर्सिबल प्रोसेस. द फ्री एक्सपेंशन जो है वो हाईली इररिवर्सिबल है. नाउ आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी अ क्लॉथ सिस्टम. ओके, एंड द वॉल्स आर बेसिकली इंसुलेटेड. सो जब वॉल्स इंसुलेटेड होंगी तो देखिए कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. और यहाँ पे देखिए देयर इज नो वर्क ट्रांसफर बेसिकली. क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज वैक्यूम.
ओके तो सिस्टम को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, किसी के वैक्यूम के अगेंस्ट, और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, 0। ओके तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्क करना पड़ा है सिस्टम को दैट इज 0, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शन होता तो उसके अगेंस्ट हमारा सिस्टम वर्क करता। नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो जो वर्क ट्रांसफर हुआ है दैट इज बेसिकली 0। नाउ रिमाइंड हियर, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क ट्रांसफ़र है दैट इज 0, बट यदि आप ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पीवी कर्व यदि आप प्लॉट करते हैं, इफ़ यू ड्रॉ अ पीवी कर्व, देन ये मान लो आपका स्टेट 1 पे है, ठीक है। हियर द स्टेट 1 इज देयर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये मान लेते हैं हम स्टेट 2 है, ओके। तो आपको ये पाथ नहीं पता है कि किस पाथ से ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंचा है, ओके। कि हाउ दिस प्रोसेस हैव acquired फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 यू डोंट नो, क्योंकि इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस हुआ है, फ्री एक्सपेंशन हुआ है, बहुत फास्ट एक्सपेंशन हुआ, तो आपको स्टेट नहीं पता है कि किस टाइम पे कौन से स्टेट था, ठीक है। और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हो हर स्टेट के ऊपर। इट इज़ नॉट ए क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कि आप एग्जैक्ट पाथ बता पाओ। इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें पाथ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए हम डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ करते हैं। और अब आप पूछोगे कि वर्क तो आप 0 कह रहे हो, लेकिन एरिया अंडर द पीवी कर्व तो कुछ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्क कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रल ऑफ पी डी वी इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, ये हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी अजम्पशंस होती हैं। ये बाउंड्री वर्क जो हम निकालते हैं पी डी वी, दिस वी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ अ क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्वासीस्टैटिक नहीं है, इट इज अ सडन प्रोसेस। सो एज the conditions are not satisfied, we cannot apply pdv here, okay, so this equation is not valid here। तो इंटीग्रल ऑफ pdv से हम वर्क नहीं निकालेंगे, दिस इज नॉट वैलिड, यहाँ हम ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, ओके। तो pdv हम यहाँ नहीं लगाएंगे। वर्क ट्रांसफर देखिए 0 आया, हीट ट्रांसफर बेसिकली 0 आया। अब यहाँ पे बेस्ड अपॉन दीज टू कंडीशंस, इफ आई अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, that dq minus dw that is basically equals to du, if these two terms are 0 so du is basically 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि for an in this process if it is an ideal gas, okay, so internal energy change is 0, so I can say the temperatures will remain same, the internal energy change will be 0, so internal energy is a function of temperature for ideal gas, so delta T for an ideal gas basically this will be equal to 0 for an ideal gas, okay, change in temperature will be 0। so मैं ये कह सकता हूँ I can say that T1 equals to T2। तो हमें लेकिन इनके बीच में कैसा प्रोसेस रहा है, क्या ऑलवेज टेम्परेचर सेम है, दिस आई कांट से, क्योंकि हमें स्टेट नहीं पता है, ओके। वी डोंट नो द स्टेट एट ईच एंड एवरी स्टेट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में हमें प्रोसेस नहीं पता है कैसे हुआ है, ओके। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि T1 इक्वल्स टू T2, T1 और T2 क्या है, बराबर हैं, क्यों, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन दीज टू स्टेट्स आर 0, du इज 0, ठीक है। जब du 0 हो जाएगा तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0, ओके, फॉर एन आइडियल गैस। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया है वो फ्री एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इंटीग्रल ऑफ पी डी वी इज़ नॉट वैलिड हियर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन भी हम बोलते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इट इज़ नॉन एज अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, ओके, जो भी आप बोल दें, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। नाउ फ्री एक्सपेंशन के बाद हम जो एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं बेस्ड ऑन SFEE इक्वेशन, ओके। सो बेस्ड ऑन SFEE वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल हियर, एंड इन दिस न्यूमेरिकल I am going to read this numerical that air at a temperature of 15 degrees Celsius passes through a heat exchanger
at a velocity of 30 meter per second with where the temperature is increased to 800 डिग्री सेल्सियस। एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में एयर एंटर कर रहा है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पे और 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। आफ्टर लिविंग द हीट एक्सचेंजर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 800, देन इट एंटर्स द टर्बाइन। तो पहले हीट एक्सचेंजर है, उसके बाद टर्बाइन है। तो हीट एक्सचेंजर जो डिवाइस है उसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद दूसरा डिवाइस है टर्बाइन। इन द टर्बाइन द एयर एंटर्स एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सपेंड्स अंटिल द टेम्परेचर डिक्रीजेज टू 650। टर्बाइन में एक्सपेंशन होगा और जो टेम्परेचर है वो 800 से 650 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाएगा। On leaving the turbine, the air is taken at a velocity of 60 meter per second to a nozzle. What does it mean here? कि at the exit section of the turbine, the velocity of air is 60 and then it enters to a nozzle where it expands until the temperature fallen to 500 degree Celsius. और nozzle में temperature 500 degree Celsius तक decrease हो जाता है। Okay? If the air flow rate is 2 kg per second, mass flow rate air का कितना दे रखा है, 2 kg पर सेकेंड दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एयर। ओके, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एयर इन द हीट एक्सचेंजर, कि हीट एक्सचेंजर ने कितना हीट सप्लाई किया, कि उसका टेम्परेचर देखिए 15 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस हुआ। हाउ मच इज द पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन अज्यूमिंग नो हीट लॉस इन टर्बाइन, कि पावर आउटपुट क्या होगा टर्बाइन से। नेक्स्ट हमें निकालना है कि वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ नोजल अज्यूमिंग नो हीट लॉस इन नोजल। तो वेलोसिटी निकालना है कि एग्जिट पे कितना होगा, नोजल के एग्जिट पे कितना होगा। सो देखिए ये जो डायग्राम शो किया हुआ है, इन दिस डायग्राम बेसिकली इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर। सो टेम्परेचर जो था बेसिकली एट द इनलेट ऑफ द हीट एक्सचेंजर दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो 15 डिग्री सेल्सियस है दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 288 केल्विन, ठीक है, दिस इज 288 केल्विन। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 15 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, आई एम गेटिंग 288। और इनलेट पे जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। हीट एक्सचेंजर में हीट बेसिकली हम कितना ऐड करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 288 केल्विन से इंक्रीज होकर 1073 केल्विन हो जाए। 800 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो आई एम गेटिंग 1073 केल्विन, ठीक है। सो टेम्परेचर देखिए 288 केल्विन से 1073 केल्विन हुआ, तो इसका मतलब हमने हीट ऐड किया है। तो आई एम टेकिंग दिस डिवाइस एज ए बॉयलर, कि बॉयलर होगा ये, यहाँ हमने हीट ऐड किया है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हम इसमें ऐड करें कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 288 केल्विन से लेकर 1073 केल्विन हो जाए। तो इसके लिए हमने SFEE इक्वेशन लगाया, ठीक है, बिटवीन 1 and 2। तो H1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट दैट विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे देखिए H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क। ओके, तो जब हम SFEE अप्लाई करेंगे इन द हीट एक्सचेंजर, जो बेसिक हमारी अजम्पशंस हैं वो क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इज बेसिकली 0। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस if I reconsider the equation, if I rewrite the equation, then the equation basically comes out to be that H1 plus kinetic potential neglect करना है, हीट हमें निकालना है कितना ऐड हुआ है, H2 प्लस काइनेटिक पोटेंशियल प्लस वर्क इज अगेन 0। तो देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आता है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने ऐड किया, ये आता है डिफरेंस बिटवीन देयर इंथैल्पीज। ओके, so this Q is basically equals to H2 minus H1। so जो Q हमने कैलकुलेट किया है this is nothing but the difference between the enthalpies। अब enthalpy is basically the function of temperature only in case of ideal gas and air is an ideal gas, so H2 minus H1 is nothing but mCp T2 minus T1। m dot दे रखा है 2 kg per second। ओके, mass flow rate is 2 kg per second। The Cp is 1.005 किलोजूल पर kg केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एयर के लिए। दूसरा टेम्परेचर्स दे रखे हैं T2 और T1। ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे इनको तो हमारे पास हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ये आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। क्यों? देखिए जब हम यूनिट बैलेंस करेंगे तो हमारे पास देखिए मास फ्लो रेट किस में है,
दैट इज इन केजी पर सेकेंड में है, ओके, केजी पर सेकेंड में है। सीपी क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ सीपी। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो देखिए केल्विन टू केल्विन कैंसिल हो जाता है, केजी से केजी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास किलो जूल पर सेकेंड ये क्या है, किलोवाट, ठीक है। तो जो आंसर हमारा आया वो किलोवाट में आया है, ठीक है। तो यूनिट ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। मास फ्लो रेट गिवन है, टेम्परेचर्स गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, यू विल गेट योर आंसर ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू हैव सप्लाइड, ओके। अब हम आते हैं टरबाइन के केस पे कि इसके बाद जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड है वो है टरबाइन, ओके। अब टरबाइन में क्या हो रहा है, देखिए कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 60 मीटर पर सेकेंड पहुंच जाता है, और जो टेम्परेचर है वो डाउन होके 1073 केल्विन से 923 केल्विन हो जाता है। अब यहाँ पे हम अगेन SFEE इक्वेशन अप्लाई करेंगे और हमें कैलकुलेट करना है कि जो कितना अमाउंट ऑफ पावर हमने प्रोड्यूस कर लिया है विद हेल्प ऑफ टरबाइन, तो कितना वर्क प्रोड्यूस किया ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन बिटवीन स्टेट 2 एंड स्टेट 3 इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द SFEE, कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ टरबाइन को, taking the control volume to be turbine, and if I am going to apply SFEE between inlet and exit section of turbine, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द SFEE इक्वेशन बिटवीन 2 and 3, ओके। तो ये मैंने इक्वेशन लिखा है H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट इज बेसिकली H3 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क। अब यहाँ पे देखिए जो अजम्पशंस हम ले रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आई एम गोइंग टू नेग्लेक्टिंग, ओके, आई एम गोइंग टू नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो ये कैंसिल कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म। दूसरा हम यहाँ पे जो टरबाइन है आई एम अज्यूमिंग इट टू बी वेल इंसुलेटेड, ओके, देयर इज नो हीट लॉस आई एम अज्यूमिंग। अब काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स इसमें गिवन है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे H2 है, उसको मैं लिख सकता हूँ CP इंटू T2 प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ C²/2000, दैट विल बी इक्वल टू H3, दैट विल बी बेसिकली आई कैन राइट डाउन एज H3 को मैं लिख सकता हूँ CP इंटू T3 प्लस C3²/2000 प्लस वर्क, ओके। सो अब यहाँ से हमें वर्क निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज द वर्क प्रोड्यूस्ड। C2 गिवन है कि 30 मीटर पर सेकेंड से टर्बाइन में एंटर कर रहा था, एंड एट द एग्जिट सेक्शन द C3 इज गिवन दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर्स आर गिवन, ओके, T2 T3 भी गिवन है। CP फॉर एयर दैट इज इक्वल टू 1.005, ओके। T2 T3 पहले गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो केवल और केवल W है। यूनिट हमें बैलेंस करके चलना है। देखिए यहाँ जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं CP इंटू T2, दिस द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म CP इंटू T2 इज बेसिकली किलो जूल पर केजी आई एम टेकिंग, ओके। तो जो हमारे पास और C2²/2000 इसका भी डायमेंशन क्या है, किलो जूल पर केजी है, किलो जूल पर केजी है। तो अब हमारे पास जो W आएगा वो किस में आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा, ओके। और जब किलो जूल पर केजी में आएगा तो हमें इसको मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब केजी पर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली फिर ये हमारे पास कन्वर्ट होके किस में आएगा, ये हमारे पास फाइनली कन्वर्ट होके आ जाएगा किलो वॉट में, ओके। तो इस तरीके से देखिए हम इसको किलोवाट में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है कि देखिए ये सबसे पहले हमने किलो जूल पर केजी में निकाला, फिर मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करके किलोवाट में कन्वर्ट किया, ये गिवन है हमें 2 kg पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है कि टरबाइन के एग्जिट सेक्शन तक। अब टरबाइन्स के बाद जो हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड एयर एंटर करता है वो हमारे पास थर्ड डिवाइस गिवन है, दैट इज अ नोजल, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो थर्ड ये नोजल में एंटर करता है, और नोजल के एंट्री पे जो वेलोसिटी है वो 60 है, नोजल के एग्जिट पे C4 हमें निकालना है, ठीक है। और नोजल के दोनों एंड पे टेम्परेचर हमें गिवन है कि, ठीक है, कि आपके पास इनलेट पे 923 केल्विन टेम्परेचर है और एग्जिट ऑफ नोजल पे 773 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, फॉर दिस डिवाइस। ये मेंशन है क्वेश्चन में गिवन है कि T4 इज 773 एंड बेसिकली T3 इज 923, ओके। तो जब टेम्परेचर्स हमें गिवन है नोजल में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये T4 हमें गिवन है, C4 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और T3 हमें गिवन है, C3 मतलब एट इनलेट ऑफ द नोजल द वेलोसिटी इज गिवन। नाउ
I have to assume that the heat loss from the nozzle is negligible, there is no work produced. ओके, तो ये बेसिक assumptions हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेंशन भी है, देखिए यहाँ पे कि द अज्यूमिंग नो हीट लॉस इन द नोजल, ठीक है, नो हीट लॉस इन द नोजल। तो अब हम जब नोजल में SFE अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए, दिस इज द बेसिकली हियर आई हैव अप्लाइड SFE इन द नोजल। तो यहाँ पे देखिए CP इंटू T3, मतलब SFE अप्लाई करता हूँ तो आई कैन राइट डाउन, देखिए 3 और 4 सेक्शन पे लिखता हूँ तो H3 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन 2000। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नेगलेक्ट कर देता हूँ, हीट लॉस जीरो है तो कुछ भी नहीं आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नेगलेक्ट किया, हीट लॉस जीरो हुआ। उसके बाद राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ तो H4 प्लस C4 स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है, प्लस वर्क कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ है देखिए नोजल में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट किया है। तो अब ये हमारे पास बेसिक सा इक्वेशन आया है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें H3 पता है, H3 को क्या लिखूंगा, CP इंटू T3, H4 को क्या लिखूंगा, CP इंटू T4। तो दोनों टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर्स आर गिवन। CP होता है 1.005, C3 इज गिवन दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, ओके, C3 इज गिवन 60 मीटर पर सेकेंड। हमें केवल C4 निकालना है, तो केवल एक ही वेरिएबल है, हम डेटा सब्सटीट्यूट करेंगे और हम C4 का वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हमने 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस में इस इक्वेशन को अप्लाई किया, जो अजम्पशंस थी उनके बेसिस पे अप्लाई किया, जो डेटा गिवन था उसके बेसिस पे अप्लाई किया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था और थ्योरी हमने डिस्कस की। इस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इस SFE इक्वेशन को किसी भी न्यूमेरिकल में अब अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 डिवाइसेस में न्यूमेरिकल के साथ अप्लाई करके देखा है। हमने टरबाइन में अप्लाई किया, हमने हीट एक्सचेंजर में अप्लाई किया, हमने नोजल में अप्लाई किया, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, नोजल, ठीक है। तो इससे हमें क्लैरिटी हुई होगी आपको, ठीक है, regarding SFE. So if any doubt in this video you can ask in comment box, okay. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.